नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं ये कक्षा 12 का वैद्युत रसायन का अगला वाला वीडियो है और इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे वैद्युत अपघटनी सेल। अब सबसे पहले समझते हैं, शुरुआत में ही मैंने बताया था कि वैद्युत सेल दो प्रकार के होते हैं। एक होता है वैद्युत रासायनिक सेल और एक होता है वैद्युत अपघटनी सेल। वैद्युत रासायनिक सेल क्या होता है? वैद्युत रासायनिक सेल के अंदर कुछ अपक्रिया होती है जिससे हमें विद्युत धारा प्राप्त होती है। और वैद्युत अपघटनी सेल किसे कहते हैं? ऐसा सेल जिसके अंदर हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं जिससे उसके अंदर कुछ केमिकल रिएक्शन होते हैं और उसके अंदर वैद्युत ऊर्जा इकट्ठी होती है। मतलब कि वैद्युत अपघटनी सेल क्या है? वैद्युत अपघटनी सेल एक ऐसा सेल है जो वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। हम विद्युत बाहर से देंगे, उस विद्युत को रासायनिक ऊर्जा में बदलकर उसमें एकत्रित करेगा, तो वो होता है वैद्युत अपघटनी सेल। अब वैद्युत अपघटनी सेल दो प्रकार से बना सकते हैं हम लोग। सबसे पहला प्रकार में लेते हैं कि इसमें ये जो वैद्युत अपघट्य लिया गया है, ये वैद्युत अपघट्य गलित यनीय सीएल है। गलित यनीय सीएल है। गलित यनीय सीएल है। गलित यनीय सीएल का मतलब इसमें कुछ और नहीं है, केवल सोडियम क्लोराइड है यानी ये सीएल है और उसको गलाकर उसी को वैद्युत अपघट्य के रूप में लिया गया है। जबकि इसमें हम ले लेते हैं जलीय यनीय सीएल। जलीय यनीय सीएल। जलीय यनीय सीएल मतलब नमक को पानी में घोला गया है। नमक को पानी में घोला गया यानी H2O प्लस यनीय सीएल लिया गया है। तो हम दो प्रकार के सेल बना सकते हैं। एक तो वैद्युत अपघट्य का ही गलित रूप ले लें, यानी NaCl को लिया गया और उसी को केवल गला लिया गया है, बहुत ज़्यादा गर्म किया करके किसी भी विधि से उसे बहुत ज़्यादा गलाकर उसी को ले लिया गया। और इसमें क्या है, NaCl लेकर पानी में मिला दिया गया, वो है यहाँ वैद्युत अपघट्य के रूप में। अब देखिए इसमें क्या होगा। गलित NaCl में दो प्रकार के आयन होंगे। एक होगा सोडियम यानी प्लस आयन और एक होगा Cl माइनस आयन। इस तरह से दो आयन होंगे, बहुत सारा Na प्लस होगा और बहुत सारा Cl माइनस होगा। अब जैसे ही इसको हम परिपथ से कनेक्ट करेंगे और इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करवाएंगे इस प्रकार से। यहाँ पर मैं कुंजी लगा दे रहा हूँ। जैसे ही लगाएंगे तो देखिए ये क्या है, ये प्लस वाला है, ये माइनस वाला है। तो ये इसका मतलब ये प्लस वाला इलेक्ट्रोड बन गया और ये माइनस वाला इलेक्ट्रोड बन गया। प्लस वाले इलेक्ट्रोड को हम लोग एनोड के नाम से जानते हैं। देखिए डेनियल सेल में प्लस वाला कैथोड माने थे, केवल उसी में मानना है। बाकी सारे सेलों में प्लस वाले को एनोड कहते हैं और माइनस वाले को कैथोड कहते हैं, बाकी सभी सेलों में। अब जैसे ही ये माइनस बना और ये प्लस बना, तो आप बताइए कि इस माइनस की तरफ कौन जाएगा? जो माइनस वाला होगा, जैसे ये वाला जो इलेक्ट्रोड है ये माइनस हो गया। अब माइनस की तरफ कौन जाएगा? प्लस वाला जाएगा। प्लस वाला जाएगा। और जब सोडियम इस पर जाएगा तो इस पर अपक्रिया कौन सी होगी? इस पर कौन सा रिएक्शन होगा? ये सोडियम का प्लस वाला जाएगा और इस पर इसे इलेक्ट्रॉन मिलेगा, यानी कि कैथोड पर कौन सा रिएक्शन होगा? यानी ये प्लस जो विलेन में है ये प्लस माइनस की तरफ जाएगा और जब ये इस पर जाएगा तो यहाँ पर इसे इलेक्ट्रॉन मिलेगा और ये एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके सोडियम धातु बन जाएगा, सोडियम सॉलिड स्टेट में मिल जाएगा। तो कैथोड पर ये रिएक्शन होगा। जबकि एनोड पर क्या होगा? ये एनोड क्या है? प्लस है और प्लस की तरफ कौन आएगा? प्लस की तरफ माइनस वाला आएगा, यानी कि क्लोरीन इस पर आएगा। अब क्लोरीन इस पर आएगा तो क्या होगा? क्लोरीन पर माइनस चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, यानी Cl इलेक्ट्रॉन त्याग देगा। कुल मिला जुला के इसे सामान्य स्टेज में जाना है। ये क्लोरीन इस पर प्लस पर जा रहा है, क्यों जा रहा है, किस लिए जा रहा है? तो हर प्लस माइनस में आकर्षण होकर क्या करना चाहते हैं? वो लोग अपने ऊपर के आवेश को समाप्त करने के लिए जाते हैं। भाई प्लस माइनस में आकर्षण होता है, तो आकर्षण क्यों होता है? आकर्षण इसलिए होता है क्योंकि वो अपना आवेश समाप्त करना चाहते हैं। तो क्लोरीन इस पर जाएगा तो क्या करेगा? आवेश अपना कैसे समाप्त करेगा? प्लस पर इसे क्या मिल जाएगा? तो प्लस को ये माइनस एक इलेक्ट्रॉन त्याग देगा और क्लोरीन बन जाएगा। अब अगर इसे संतुलित करना है तो Cl2 ले लीजिए, तो यहाँ पर क्लोरीन गैस के रूप में मिल जाएगा आपको। ये बन गया गैस के रूप में, ठीक बात है। तो एनोड पर ये वाला रिएक्शन होगा और कैथोड पर ये वाला रिएक्शन होगा। एक तो वैद्युत अपघटनी सेल इस प्रकार से बना सकते हैं, यानी कि एनोड का उत्पाद क्या हुआ? क्लोरीन गैस, और कैथोड का उत्पाद क्या हुआ?
सोडियम सॉलिड धातु, ठीक है। अब इसमें देखिए, जिसमें H2O और NaCl लिया गया है। अब देखिए, इसको जब हम कनेक्ट करेंगे किसी बैटरी से, कुंजी लगा देते हैं, और जैसे ही कनेक्ट किए, ये प्लस है ये माइनस है, तो ये बन गया प्लस वाला और ये बन गया माइनस वाला। इसको कहते हैं एनोड और इसे हम कैथोड के नाम से जानते हैं, कैथोड के नाम से जानते हैं। और इसमें कौन कौन सा आयन है? तो इसमें दो प्रकार का आयन है। एक तो है Na+ और Cl-, एक तो ये वाले आयन है, और दूसरे जल के भी तो आयन होंगे इसमें। और जल का आयन क्या होगा? H+ और फिर OH-। यानी कि ये क्या है, इसमें NaCl भी है और प्लस H2O भी है। NaCl के जो धनायन और ऋणायन होंगे वो Na+ होगा और Cl- होगा, और पानी का जो ये प्लस- होगा वो H+ और OH- होगा। अब सोचिए कि माइनस पर क्या कौन जाएगा? तो माइनस पर जाएंगे प्लस वाले। अब ये प्लस वाले दो हैं, डबल हैं। तो एक बात बताइए, ये माइनस वाले पर कौन जाएगा? प्लस वाले जाएंगे, ये दोनों प्लस हैं। अब ये दोनों यानी कि माइनस की तरफ जाएंगे। अच्छा, ये दोनों माइनस की तरफ क्यों जाएंगे? अपना आवेश समाप्त करने के लिए। तो देखिए, इन दोनों में अगर दोनों जाना चाहें इस पर, तो कौन जल्दी जाएगा, कौन स्पीड जाएगा? तो स्पीड कौन जाएगा? जिसका वजन कम होगा। तो सोडियम और हाइड्रोजन में किसका वजन कम है? तो हाइड्रोजन का कम है, यानी हाइड्रोजन जाएगा बहुत स्पीड से। और हाइड्रोजन यहाँ पर जाएगा, यानी कि कैथोड पर कौन सा रिएक्शन होगा? H+ पहुँचेगा और H+ इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा और फिर बनाएगा हाइड्रोजन, सामान्य हो जाएगा। अब दो हाइड्रोजन ले लीजिए तो H2 बन गया और उड़ गया, संतुलित कर लिए। यानी कि हाइड्रोजन देखो, इसमें ये भी प्लस है ये भी प्लस है, लेकिन सोडियम भी प्लस है, हाइड्रोजन भी प्लस है। इन दोनों प्लस में हाइड्रोजन हल्का है, इसलिए इसकी काफ़ी मात्रा इस पर पहुंचेगी, लगातार पहुंचेगी, और इस पर मुख्य उत्पाद के रूप में यही मिलेगा। ये हो गया आपका मुख्य उत्पाद, ये हो गया मुख्य उत्पाद। जबकि ऐसा नहीं है कि सोडियम नहीं जाएगा, सोडियम भी जाएगा लेकिन बहुत कम मात्रा में जाएगा। और सोडियम जाएगा तो क्या करेगा? सोडियम भी वही काम करेगा, सोडियम प्लस है, इलेक्ट्रॉन जाकर ग्रहण करेगा और फिर सोडियम बन जाएगा सॉलिड स्टेट में। लेकिन ये सह उत्पाद के रूप में बनेगा, ये मुख्य उत्पाद नहीं है, ये बहुत कम मात्रा में बनेगा, ये बहुत कम बनेगा, बहुत कम। मुख्य उत्पाद आपका क्या हुआ? हाइड्रोजन हुआ। अब एनोड पर देख लीजिए क्या होगा। एनोड माने प्लस वाले पर। अब प्लस वाले पर भी दो लोगों में रेस होगा, एक क्लोरीन पर का और एक OH का। अब आप बताइए, इस क्लोरीन पर कौन पहले पहुंचेगा? Cl पहले पहुंचेगा या OH पहले पहुंचेगा? तो Cl पहले पहुंचेगा। क्यों? क्योंकि Cl अकेले ही दौड़ता हुआ जा रहा है, जबकि यहाँ पर दो लोग आपस में बंधे हुए हैं। तो बंधे हुए हैं तो ये तेजी से नहीं दौड़ सकते, ये तेज जाएगा। और क्लोरीन जब इस पर पहुंचेगा तो होगा क्या? क्लोरीन अपना आवेश समाप्त करना चाहता है, तो क्लोरीन यहाँ पर पहुंचा तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन जो इस पर माइनस चार्ज है, इसी को समाप्त करने के लिए पहुंचा है। तो क्लोरीन जब यहाँ पहुंचेगा तो अपना ये इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, एक इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, और फिर क्या बन गया? Cl बन गया। और अगर इसे संतुलित करना है तो दो क्लोरीन ले लीजिए और Cl2 गैस बन गया। अब ये आपका हो गया मुख्य उत्पाद। क्यों? क्योंकि Cl रेस में जीतेगा, क्योंकि Cl की ज़्यादा मात्रा यहाँ पर पहुँचेगी, क्योंकि Cl हल्का है OH की अपेक्षा। तो ये क्या हो गया? आपका मुख्य उत्पाद। ये क्या हुआ? मुख्य उत्पाद। लेकिन OH की भी कुछ ना कुछ मात्रा पहुंचेगी। अब OH की भी कुछ ना कुछ मात्रा पहुंचेगी तो ये क्या करेंगे जाकर वहां पर? तो देख लीजिए, मुख्य उत्पाद केवल लिखिए बस, आप लोग फोटो खींचिए, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। अब हम देखते हैं वैद्युत अपघटनी सेल से संबंधित फैराडे ने दो नियम दिए थे, उन दोनों नियमों को हम लोग समझते हैं ध्यान से। देखिए, एक बात सोचिए, फैराडे का पहला नियम हम लोग समझते हैं, पहला नियम, फर्स्ट लॉ। तो पहला नियम समझते हैं। आप ये सोचिए कि किसी भी इलेक्ट्रोड पर जो पदार्थ मुक्त होता है, जैसे ये गलित NaCl वाले में अभी हमने समझाया है
कि क्लोरीन जाकर एनोड पर मुक्त होता है। इस एनोड पर, प्लस वाले पर, ये माइनस वाला यानी कि क्लोरीन जाकर मुक्त होता है। तो क्लोरीन की ये जो मुक्त होती है मात्रा, ये मात्रा किस बात पर निर्भर करती है? तो ये बहुत सिंपल सा आप लोग बता सकते हैं कि ये निर्भर करता है कि कितना आवेश हम दे रहे हैं। देखिए, वैद्युत अपघटनी सेल किसे कहते हैं? जिसमें विद्युत धारा हम देते हैं और उसमें रिएक्शन होता है, यानी विद्युत धारा हम दे रहे हैं, आवेश को हम दे रहे हैं। तो किसी इलेक्ट्रोड पर जो ये पदार्थ मुक्त हो रहा है, ये पदार्थ की मात्रा इस बात पर निर्भर करती है कि कितना ज़्यादा आवेश हम दे रहे हैं। जितना आवेश आप देंगे उतना ही ज़्यादा मात्रा में क्लोरीन इस पर मुक्त होगा। यानी कि इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ की मात्रा, जिसको हम W से अगर दर्शा लें, W से, स्मॉल w से, तो ये किसके अनुक्रमानुपाती होता है? हमारे द्वारा दिए गए आवेश के। क्योंकि आवेश के, जितना ज़्यादा आप आवेश देंगे उतना ज़्यादा क्लोरीन एनोड पर और सोडियम कैथोड पर मुक्त होगा। तो W प्रोपोर्शनल होता है क्यों क्या है? आवेश है। तो यही हो गया फैराडे का प्रथम नियम। तो फैराडे का प्रथम नियम क्या है? किसी वैद्युत अपघटनी सेल के किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुई पदार्थ की मात्रा उसको दिए गए आवेश के अनुक्रमानुपाती होता है। यही हो गया फैराडे का प्रथम नियम। अब इससे हम फार्मूला बना लेते हैं। तो W की जगह पर W रहने दीजिए, W की जगह पर W रहने दीजिए, और प्रोपोर्शनल हटाकर जब बराबर लगाएंगे तो यहाँ पर एक नियतांक आ जाएगा Z, और Q की जगह पर Q रहने दीजिए। अच्छा, Q बराबर होता है IT, आवेश बराबर होता है विद्युत धारा गुणे समांतराल। तो W की जगह पर W हो गया, बराबर की जगह बराबर, Z की जगह पर Z, और Q की जगह पर लिख सकते हैं I × T। और ये जो फार्मूला बनकर तैयार हुआ, ये फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ये नियतांक है। इस नियतांक के बारे में अगर हम बात करें, तो ये नियतांक Z बराबर क्या होता है? E/F। F क्या है? फैरड है। तो Z बराबर हो गया E की जगह पर E, और F का मान होता है 96,487। अब ये E क्या है? तो E क्या है? ये जो भी गलित पदार्थ लिया गया है उसका तुल्यांकी भार है। तुल्यांकी भार है। ये द्वितीय नियम हम लोग कैसे समझते हैं? द्वितीय नियम समझने के लिए हम एक काम करते हैं, हम इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, और विद्युत धारा सब में I विद्युत धारा ही प्रवाहित करते हैं। इसमें भी हम लोग I विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। मतलब हमारे पास 3 सेल है, तीनों सेल है, 3 अलग अलग सेल है। अब हम इसमें भी I विद्युत धारा प्रवाहित कर देते हैं, इसमें भी हम I विद्युत धारा प्रवाहित करवाते हैं, और इसमें भी अगर हम I विद्युत धारा प्रवाहित करवाते हैं, तीनों में हम लोग I विद्युत धारा प्रवाहित करवाते हैं। तो फिर सोचिए कि मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा कितनी होगी। तो मान लेते हैं कि इसमें भी I धारा प्रवाहित करवाए, तीनों में I धारा प्रवाहित करवाए, और इसमें मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा मान लीजिए है W1। क्या है? W1। और W1 बराबर क्या होगा? इसमें मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा मान लेते हैं W2, और इसमें मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा हो गया W3। अब इसका नियतांक भी तो अलग अलग आएगा। नियतांक तो हमेशा अलग अलग रहेगा, Z1, Z2 और Z3। ठीक बात है। देखिए, मैंने 3 सेल लिया अलग अलग, इसमें भी मैंने I धारा प्रवाहित की, इसमें भी I धारा, और इसमें भी, सब में I विद्युत धारा प्रवाहित की। और जब तीनों में समान विद्युत धारा प्रवाहित किया तो हमें इसके इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा मिला W1, इसमें मिला W2, इसमें मिला W3। अब इसका हम फार्मूला बनाते हैं। तो फार्मूला में नियतांक तो तीनों का अलग अलग आएगा, जबकि विद्युत धारा हमने इसमें I प्रवाहित की है, I और T समय के लिए ही प्रवाहित किया है। इसमें भी मैंने I और T समय के लिए ही प्रवाहित किया, इसमें भी I और T समय के लिए ही प्रवाहित किया है। हम इसे मान लेते हैं समीकरण 1, इसे मान लेते हैं समीकरण 2, और इसे मान लेते हैं समीकरण 3। अब हम एक काम करते हैं, समीकरण 1/2 कर देते हैं। तो समीकरण 1/2 करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा? 1 में 2 का भाग देना है। अब एक समीकरण में दूसरे समीकरण का भाग देना है, तो लेफ्ट वाले का लेफ्ट वाले में भाग दीजिए और राइट वाले का राइट वाले में भाग दीजिए। तो फिर देख लीजिए क्या हो जाएगा। क्या होगा? समीकरण 1 का लेफ्ट वाला क्या है? W1/W2, और राइट वाला क्या है? Z1 IT
Z1 IT बटे Z2 IT, यही तो है। अब देखिए IT से IT कट गया तो क्या आ गया, W1 बटे W2 बराबर Z1 बटे Z2, ठीक है। यानी कि अगर दो सेलों में समान विद्युत धारा प्रवाहित करवाई जाए तो इनके इलेक्ट्रोडों पर मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा का अनुपात इनके रासायनिक तुल्यांक स्थिरांक के अनुपात के बराबर होता है, ठीक है। तो ये हो गया पहला, यही हो गया हमारा दूसरा नियम। अभी एक और कर दीजिए ना, अगर समीकरण 2/3 कर दीजिए, समीकरण 2/3 कर दीजिए तो समीकरण 2 लिख लीजिए और समीकरण बटे 3 कर दीजिए, तब भी वही चीज़ आ जाएगा। यानी कि अभी देखिए क्या हो जाएगा, समीकरण 2 में 3 का भाग दे दिए तो 2 में 3 का भाग देना है तो राइट वाला राइट में भाग दीजिए, यानी कि हो जाएगा W2 बटे W3 बराबर Z2 बटे Z3 और IT दोनों में है, समान है। अब देखिए IT से IT कट गया, बचा क्या, W2 बटे W3 बराबर Z2 बटे Z3, ये हो गया। अब मैं इसकी भाषा लिख दे रहा हूँ। देखिए फैराडे का प्रथम नियम क्या है कि वैद्युत अपघटनी सेल में किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ की मात्रा, किसी भी इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ की मात्रा उसके दिए गए आवेश के अनुक्रमानुपाती होता है। कितना आवेश आप दे रहे हैं उसके अनुक्रमानुपाती है, W अनुक्रमानुपाती है क्योंकि, तो यही क्या हो गया प्रथम नियम, यहाँ पर मैंने लिख दिया है। ये पूरा का पूरा मैंने व्याख्या कर दी है। W की जगह W प्रोपोर्शनल हटाकर बराबर लगाए तो यहाँ पर आ गया नियतांक Z, इसको कहते हैं वैद्युत रासायनिक तुल्यांक। और क्यों आवेश है, क्यों की जगह पर IT लिख दी, फार्मूला बन गया। ये Z क्या था, तो Z बराबर होता है E/F। F क्या है, फैरड है, और फैरड में 96,487 कूलाम होता है। और कैपिटल E का मान है तुल्यांकी भार, कैपिटल E क्या है, तुल्यांकी भार है, किसका, इसका, विलेन का। अब चलिए द्वितीय नियम में क्या होता है, अगर हम अलग अलग वैद्युत अपघट्य के सेलों में, जैसे ये अलग वैद्युत अपघट्य है, ये अलग है, ये अलग है, अलग अलग वैद्युत अपघट्य के सेलों में विद्युत की समान मात्रा प्रवाहित करें, जितनी विद्युत धारा इसमें है उतनी इसमें उतनी इसमें, तीनों में समान विद्युत धारा प्रवाहित करें, तो इलेक्ट्रोडों पर मुक्त पदार्थ का अनुपात, तो इसके इलेक्ट्रोडों पर मुक्त पदार्थ का अनुपात, इनके इलेक्ट्रोडों पर मुक्त पदार्थ का अनुपात इनके वैद्युत रासायनिक तुल्यांक के अनुपात के बराबर होता है। ये वैद्युत रासायनिक तुल्यांक है।